कर लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने कैपेसिटर कंप्लीट कर लिया था, आरसी सर्किट भी कंप्लीट कर लिया था अपन ने, और क्वेश्चंस वगैरह भी काफी प्रैक्टिस कर ली थी, और आपको मैंने ना एक्सरसाइज वगैरह सब होमवर्क दिया था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज 1 2 आरसी सर्किट का बिगिनर बॉक्स, और एक बिगिनर बॉक्स डाइलेक्ट्रिक का बचा हुआ था। जो भी अपनी चीजें बची हुई थी डिस्कशन की वो कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, चलो तो जस्ट अ सेकेंड, मैं मेरे पास सबसे पहले अपन बिगिनर बॉक्सेस कंप्लीट करेंगे। तो बिगिनर बॉक्स 5 बचा है आरसी सर्किट, बिगिनर बॉक्स 5 बचा है डाइलेक्ट्रिक का, वहां से स्टार्ट करते हैं। बिगिनर बॉक्स 5 बचा है डाइलेक्ट्रिक का, जस्ट अ सेकेंड, कैपेसिटर AP1 में आएगा। चलो, तो कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक वाला बिगिनर बॉक्स 5 बताते जाइए, इसमें जो जो डाउट्स है आपके। टोटल 14 क्वेश्चन है, बोलो। ईशान को कोई डाउट नहीं है। गगनदीप बोल रहा है 11th वाला देख लेता हूं मैं। 11th में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है, इसके जैसा क्वेश्चन क्लास में कराया अपन ने। ये जो कैपेसिटर है ना वो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेट से, बस ये ध्यान रखना इसके अंदर, तो बच्चों को है ना इसमें गड़बड़ी हो जाती है, उसको वर्टिकल प्लेट मान लेते हैं, वो प्लेट हॉरिजॉन्टल दे रखी है आपको। तो दीज आर टू प्लेट्स ऑफ एरिया ए, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ K1, यहाँ K2, और यहाँ पूरे में K3, और इस तरह से हमारे टर्मिनल से जहां पर अपन बैटरी लग जोड़ने वाला। ठीक है, चलो 11th वाला। तो ये समझ में आया कि उसमें प्लेट इसकी हॉरिजॉन्टल है, ये क्लियर है क्या? अब इसको है ना, हाँ उसको पहले ऐसे कट करेंगे अपन। पहले हमेशा अपन कैपेसिटर को इस तरह से कट करते हैं कि ना प्लेट्स का एरिया डिवाइड हो, पहले हमेशा एरिया डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं ऐसे बीच में से काटूंगा तो फिर मुझे ना इधर ये दो कैपेसिटर सीरीज में दिखने लगेंगे आफ्टर कटिंग, और इधर के दो कैपेसिटर सीरीज में दिखने लगेंगे लाइक दिस, और ये सिस्टम बनने वाला है, इक्विवेलेंट सिस्टम ये बनने वाला है। ठीक है, यहाँ ये दो कैपेसिटर सीरीज में, ये दो कैपेसिटर सीरीज में, और इनका आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ K1 फील्ड है, यहाँ K3 फील्ड है, यहाँ K2 फील्ड है, यहाँ K3 फील्ड है। अब सबका ही डिस्टेंस जो हो जाएगी वो D/2 हो जाएगी, और सबका एरिया A/2 हो जाएगा। तो हर एक की कैपेसिटी अब आप लिख सकते हो, और फिर सीरीज पैरेलल कर दो। ठीक है, गुड मॉर्निंग निकुंज, वेरी गुड। चलो, तो ये समझ में आया? ओके, वेरी गुड। चलो, तो एक ही क्वेश्चन आपका डाउट था, और कोई डाउट बिगिनर बॉक्स 5 में? एनी अदर डाउट? कोई डाउट नहीं बोल रहे बच्चे। ठीक है, तो फिर बीबी अपन वो आरसी सर्किट वाला बिगिनर बॉक्स भी कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइजेस पे आ जाएंगे, है ना। कि इसकी एक्सरसाइज पहले कर ले, आप जैसा बोलो। आरसी कर लेते हैं, हाँ वो छोटा सा बीच में बचा रह जाएगा नहीं तो आरसी का बिगिनर बॉक्स स्टार्ट करते थे। तो आरसी सर्किट का बिगिनर बॉक्स है 9 नंबर। ठीक है, इसमें 16 क्वेश्चन है, बताओ। 2 5 10 13, ये डाउट आया था मेरे पास। 2 5 10 13, 2 5 10 13। अच्छा, मेरे पास 16 है और आपके पास 13 ही क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप चेक कर लेना आपके पास है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर ए इन द सर्किट शोन इन द फिगर। एक सर्किट दिया है, उसमें कैपेसिटर ए बना रखा है, उस पर आपको चार्ज पूछा है ना। हाँ, तो उसका डायग्राम देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन आसान है, अगर इसको आप है ना करंट, मतलब इसको आप अगर सोचो कि सर्किट सॉल्विंग का क्वेश्चन है तो फिर आपको बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम क्या है पहले तो बनाता हूं मैं। यहाँ पर एक 24 वोल्ट का सेल है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस दिखा दिया है उन्होंने 2 ओम का। फिर यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस दिखाया है, यहाँ पे 2 वोल्ट का सेल, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाया है उन्होंने 1 ओम। फिर यहाँ एक कैपेसिटर दिखाया ऊपर, यहाँ एक कैपेसिटर दिखाया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 6 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 2 माइक्रोफेराड, और आई थिंक ये 3 माइक्रोफेराड दिया है। उसके बाद यहाँ बैटरी है 18 वोल्ट की, और उसमें रेजिस्टेंस भी 3 वोल्ट का, 3 ओम का। ठीक है, ये सर्किट बनाया सबसे पहले तो, है ना।
अब ये बताओ, ये जो दो कैपेसिटर थे, इनके चार्ज के बारे में क्या समझ में आ रहा है? क्या इनमें सेम चार्ज होंगे कि अलग चार्ज होंगे? बताओ, इनमें चार्ज सेम होगा कि अलग होगा? आपको चार्ज पूछा है तो स्टेडी स्टेट का ही निकालना पड़ेगा अपन को। अंशुल बोल रहा है सेम होंगे, और कोई? वैभव भी बोल रहा है सेम होंगे, बहुत बढ़िया। माधव भी बोल रहा है सेम होंगे, बहुत बढ़िया। तो यस, इन पे चार्जेस सेम होना चाहिए, इन पे चार्जेस सेम होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज इस क्वेश्चन में यही थी कि आपको पहले तो समझ में आना चाहिए कि दोनों पे चार्जेस सेम होंगे। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि ये जो सेल है ना, मान लो यहाँ से कुछ करंट फ्लो कर रहा था आई, ठीक है, उस करंट का कुछ पोर्शन मान लो यहाँ एक्स गया, तो इधर से एक्स ही वापस आना चाहिए, तभी यहाँ पे वापस आई बनेगा। अगर यहाँ से एक्स करंट इधर जा रहा है तो यहाँ से एक्स करंट इधर आना चाहिए, तभी वापस यहाँ पे आई बनेगा। इसका मतलब इस कैपेसिटर के थ्रू जो करंट क्रॉस कर रहा है और इस कैपेसिटर के थ्रू जो करंट क्रॉस कर रहा है वो सेम है। इन दोनों कैपेसिटर्स में सेम करंट क्रॉस कर रहा है, सेम करंट क्रॉस कर रहा है तो सेम चार्ज भी आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में सेम टाइम तक ही करंट गया होगा, तो चार्ज भी सेम होंगे, है ना। बस अब चार्ज के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि करंट की डायरेक्शन देखो किधर है। इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है। इसका मतलब यहाँ पर अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू बोलता हूँ तो इधर प्लस और माइनस क्यू बोलना चाहिए। चार्ज के साइन का बस अब ध्यान रखना। ये बात समझ में आई? हाँ, इसको सिंगल लूप बनाकर भी समझ सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हाँ, एक तो मैंने डायरेक्ट ये बता दिया कि चार्ज सेम होना चाहिए। फिर और अच्छे से करने का तरीका, ये बैटरी और ये रजिस्टर का तो मैं ना पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके यहाँ सिंगल बैटरी बना दो, इधर भी सिंगल बैटरी बना दो, तो एक सिंगल लूप हो जाएगा। तो सिंगल लूप से भी आसानी से कर सकते हो। वो भी तरीका है समझने का कि दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम आएगा, है ना। इस बैटरी और इस रजिस्टर को मिलाकर यहाँ पर एक सिंगल बैटरी बना लो, इक्विवेलेंट सेल बना लो। इधर भी ऐसे इक्विवेलेंट सेल बना लो। ठीक है, दोनों तरफ इक्विवेलेंट सेल बनाने के बाद फिर आपको एक सिंगल लूप दिखने लगेगा। और अब सिंगल लूप के अंदर स्टेडी स्टेट है तो दोनों कैपेसिटर चार्ज हो जाने चाहिए और करंट अब जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्किट स्टेडी स्टेट में आ गया। अब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ लो, तो यहाँ से क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ से क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो ढूंढ के अब तुम कर सकते हो क्वेश्चन। चलो, बात समझ में आई? कभी दोनों सी को ओपन सर्किट में मान सकते हैं क्या? हाँ, ओपन सर्किट में ही मान सकते, ओपन सर्किट में ही मानना है, स्टेडी स्टेट की बात है ना। चलो, और फिर मेरे से एक और डाउट आ रहा है कि वाई चार्ज इज सेम। चार्ज सेम होना चाहिए ना, क्योंकि देखो सिंगल लूप जब बनेगा तो दोनों में सेम करंट ही आएगा। और यहाँ पर भी अपन ने समझा था कि करंट सेम था, करंट सेम था, इसलिए दोनों में चार्ज भी सेम होना चाहिए। ठीक है सर, स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर क्या लिखा है, एक मिनट सर, स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसा होगा तो V मानकर साइड के दोनों लूप सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हो। मेरे पास एक डाउट है, दोनों को ओपन सर्किट मानेंगे तो V कैसे निकालेंगे? आपको है ना इसको सॉल्व करने के, ये जो इक्विवेलेंट सेल निकाल लोगे ना दोनों साइड पे, उसके बाद है ना ये यहाँ से यहाँ केवीएल लगा लेना, या फिर यहाँ से यहाँ केवीएल लगा लेना। ठीक है, दोनों में करंट तो जाएगा नहीं, तो केवीएल से दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएंगे। या एक काम करना, इन पे चार्ज एज्यूम कर लेना और पूरे लूप में एक बार केवीएल लगा देना। इन पे कुछ चार्ज एज्यूम कर लेना, करंट तो जाएगा नहीं, तो बैटरी से करंट, रजिस्टर से तो करंट जीरो है, और आपको पता है यहाँ प्लस माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस माइनस क्यू चार्ज है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। एक बार इसमें केवीएल लगा लो, हो जाएगा। ठीक है, चलो। और बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्या, वो से कर सकते हैं क्या, तो सबसे कर सकते हो यार। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है आपने, आपको सारे तरीके जो आपने सीखे सब लगा सकते हो। ठीक है, तो अब ये बार बार पूछने का कोई सेंस नहीं कि ऐसे करे कि वैसे करे, आपकी जो इच्छा वैसे करो। फाइनली ये सर्किट है, आपको मेन चीज यहाँ पे ध्यान ये रखना चाहिए कि दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बाद फिर तुम ना बैटरी का इक्विवेलेंट नहीं बनाते तो भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर है ना, ये दोनों स्टेडी स्टेट में जब हो जाते तो यहाँ करंट आता ही नहीं, तो ये करंट को जीरो मान लेते। यहाँ पर भी ये करंट नहीं होता, एक कुछ करंट नहीं होता यहाँ पर, तो इधर ही इधर एक करंट आई वन घूमता, यहाँ का एक करंट कुछ I2 घूमता,
तो वो दोनों करंट तो निकाल सकते थे, लूप में कितना करंट होगा। उसके बाद फिर यहाँ वाले लूप में एक बार केवीएल लगा लेते, उससे भी हो जाता, इस बैटरी से कोई करंट जाएगा नहीं। चलो, है ना, तो बहुत सारे तरीके हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते। तो अब इसको आगे सॉल्व करूं कि आप अब आगे कर पाएंगे इसको? ये कंप्लीट मान ले अपन। हाँ, हो गया, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर में मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस, द एनर्जी स्टोर्ड यू नॉट इन वन कैपेसिटी टाइम कांस्टेंट फॉल्स टू। शुरू में एनर्जी यू थी और एक टाइम कांस्टेंट बाद एनर्जी कितनी हो जाएगी? ग्राफ गिवन है, अच्छा, ग्राफ गिवन है, द गिवन प्लॉट्स वीटी फॉर द थ्री कैपेसिटर दैट डिस्चार्जेस सेपरेटली थ्रू सेम रेजिस्टेंस। ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा। तो इस क्वेश्चन में हमको कंपेयर करना है सी के बारे में, है ना, सी को कंपेयर करना है। अब सी को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? रजिस्टर सेम है, तीनों में क्वेश्चन में कहा है कि रजिस्टर सेम है, ठीक है। तो रजिस्टर तो तीनों का सेम है, लेकिन जो डिस्चार्जिंग हो रही है वो देखो C1 में सबसे तेजी से हो रही है। C1 में फटाफट फटाफट चार्ज, देखो पहले ज्यादा भी चार्ज था और बहुत जल्दी जीरो के क्लोज आ गया। ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? C1 में चार्ज बहुत जल्दी से कम हो रहा है, बिल्कुल सही। तो C1 का टाइम कांस्टेंट कम होना चाहिए, सिंपल सी बात है। टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो जाता है डिस्चार्जिंग के केस में। तो टाइम कांस्टेंट भी कम होना चाहिए अगर वो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है तो। और टाइम कांस्टेंट कम, इसका मतलब आरसी की वैल्यू कम होना चाहिए। तो सबसे कम आरसी होना चाहिए C1 के लिए। अब आर तो तीनों का सेम है, तो C1 ही सबसे कम, ठीक है। चलो, और फिर उसके बाद C2 C3 को आप कंपेयर कर लो इसी तरीके से, उनके ग्राफ को देखो, समझो कि कौन ज्यादा जल्दी से किसका चार्ज कम हो रहा है, तो तुम्हें दिख जाएगा C2 और C3 का क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब बताओ, उसके बाद मेरे पास आपने बोला है 10th, तो मेरे पास जो 10th लिखा हुआ है वो है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0.5, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज, मेरे पास ये लिखा है। ब्रिज वाला बच्चे बोल रहे, अच्छा। In the circuit, if no current flows through the galvanometer when the key is closed, bridge is balanced. Balancing condition for the bridge is, ये पूछा है, बैलेंसिंग कंडीशन पूछी है ना। तो बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब क्या है? देखो, गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है, तो आप बताओ गैल्वेनोमीटर से करंट कब नहीं जाएगा? गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या बोलेंगे? गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस होता है थोड़ा सा, है ना। तो गैल्वेनोमीटर दो पॉइंट के बीच में जुड़ा है और उससे करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, सबसे सिंपल सी बात है। हाँ, नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर जिन दो पॉइंट्स के बीच में जुड़ा है उनका पोटेंशियल सेम है, इजंट इट? गैल्वेनोमीटर जिन दो पॉइंट्स के बीच में जुड़ा है उनका पोटेंशियल सेम है। ये बात समझ में आई क्या आपको? इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ये चीज समझ में आ रही है? चलो, अब मैं करूं उसको, क्या आप करोगे? मुझे नहीं लगता मुझे इसको बताना चाहिए आगे, ठीक है, क्योंकि आप कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है, इसकी कंडीशन खुद निकाल सकते हो, है ना। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का मान लो 0 है, यहाँ का मान लो V है, यहाँ का मान लो 0 है, यहाँ का मान लो V है, यहाँ का पोटेंशियल निकालो, यहाँ का पोटेंशियल निकालो, और दोनों को इक्वेट करने की कंडीशन निकालो, ठीक है। और इससे करंट जा नहीं रहा है, तो जो करंट होगा वो ऐसे जा रहा होगा R1 R2 से, इससे तो करंट जा नहीं रहा है, इसको ओपन सर्किट जैसा मान सकते हो। और यहाँ दोनों पूरी तरह से चार्ज हो गए होंगे, सीरीज में है तो इक्वल इक्वल चार्ज आ जाना चाहिए। यहाँ मान लो 0 वोल्ट है, यहाँ मान लो V वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, इक्वेट करो, ठीक। अब पोटेंशियल निकालना तो आपको आना चाहिए, ये तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरे से पूछोगे पोटेंशियल कैसे निकाले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोग पूछेंगे, है ना, ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था 13th। चलो, तो थोड़ा सोचो कि यार ये क्यों नहीं हुआ आपसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें कोई
क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बेसिक लॉजिक होता है, वो क्वेश्चन तो हमको आना चाहिए। तो फिर आईआईटी तो कुछ भी नया क्वेश्चन पूछेगी तो अपन नहीं करेंगे वहां पे जाके, फिर तो समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 13 मेरे पास 13 जो लिखा है, मेरे पास तो यही वाला 13 था, तो आपके पास 13 क्या है बताओ थोड़ा सा। आपके पास 13 क्या है? टू वे स्विच, अच्छा ठीक है। A two-way switch S is used in the circuit shown in the figure। एक सर्किट है, इसमें टू वे स्विच यूज करा गया है, ठीक है। फर्स्ट द कैपेसिटर इज चार्ज बाय पुटिंग द स्विच एट पोजीशन 1। कैपेसिटर को पहले 1 पोजीशन पर रखा स्विच को, जिससे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। कैलकुलेट द हीट जनरेटेड अक्रॉस ईच रजिस्टर व्हेन द स्विच इज शिफ्टेड टू पोजीशन 2। उन्होंने क्या कहा है, कैलकुलेट हीट जनरेटेड, हीट निकालना है थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में कितनी हीट है। व्हेन स्विच इज शिफ्टेड टू पोजीशन 2, तो स्विच जब पोजीशन 2 पे गया तब की हीट बतानी है। तो यहाँ कई बार तो बच्चों से ये गलती होती है कि स्विच जब पोजीशन 1 पर है ना तब की हीट भी निकाल लेते हैं, तो वो नहीं पूछा आपसे। आपसे पूछा है कि स्विच 1 पर है, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है और अब तुमने स्विच को सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट करा, तो ड्यू टू शिफ्टिंग उसके बाद क्या हीट होगी वो निकालना है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर कि शिफ्टिंग के बाद की हीट निकालनी है, तो ये चीज समझ में आई आपको, शिफ्टिंग के बाद की हीट निकालनी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होगा, जब स्विच को शिफ्ट नहीं करेंगे, जब स्विच 1 पोजीशन पे होगा, तो एक बैटरी के साथ देखो कैपेसिटर है, 10 ओम का रेजिस्टर है, और मुझे नहीं पता कब तक कनेक्टेड था, तो अपन तो मान लेंगे पूरा चार्ज हो गया, है ना। तो 0.1 फेराड इज कंप्लीटली चार्ज बाय 60 वोल्ट सेल, ऐसा मान लो 60 वोल्ट का सेल है, तो पहले कैपेसिटर पूरा चार्ज है ऐसा मान लो, ठीक है। और तुमने स्विच को अचानक से पोजीशन 2 पे लेके आ गए, तो स्विच को पोजीशन 2 पे लेके आ गए, तो सर्किट क्या दिखेगा वो बनाते हैं अपन। इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पर 6 ओम एंड 3 ओम के रेजिस्टर्स है विच विल बी इक्विवेलेंट 2 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट, इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये कैपेसिटर था 0.1 फेराड का, जिसपे चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है 60 वोल्ट का है। अब ये बताओ, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर की एनर्जी कहाँ जाएगी, जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसकी एनर्जी कहाँ जाएगी, हीट में जाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो इन रजिस्टर में जो टोटल हीट बनेगी वो कैपेसिटर की एनर्जी होना चाहिए ना, टोटल हीट वो होना चाहिए हाफ सी वी स्क्वायर, सही बात है। जो सर्किट में टोटल हीट बनने वाली है वो आपको पता है ना। अब बताओ कि ये जो नीचे रजिस्टर से 0.1 फराड है ना, हाँ ठीक है। अब ये रजिस्टर जो है एक दिया है 4 और ये इक्विवेलेंट 2, ये मिलकर इतनी हीट डिसिपेट कर रहे हैं, मिलकर टोटल इनको मिलाकर इतनी हीट आ रही है। अलग अलग कितनी करेंगे, इनमें करंट सेम होगा ना, तो हीट का रेशो क्या होना चाहिए था, पावर का रेशो क्या होना चाहिए था इनका, सीरीज में ये पावर का रेशो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस का होना चाहिए, बिल्कुल सही। पावर का रेशो करंट सेम है तो 2:1 होना चाहिए, हीट का रेशो भी, है ना। कि सीरीज में जो पावर का रेशो होता है I/R से देखेंगे अपन, तो R के रेशो में होगा। ये रेजिस्टेंस 4 ओम है और यहाँ का इक्विवेलेंट 2 ओम था, तो इसमें और इसमें जो टोटल हीट जनरेट हुई होगी ना उसका रेशो भी 2:1 होना चाहिए, बिकॉज रेजिस्टेंस का रेशो 2:1 है। तो ये टोटल हीट 2:1 में डिवाइड कर दो, इसका 2/3 और इसका 1/3, इसका 2/3 ये प्रोड्यूस करेगा, 1/3 ये प्रोड्यूस करेगा। ये बात समझ में आई। अब मेरे पास बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। पहली चीज तो चलो शांति से धीरे धीरे धीरे, पहली चीज तो इस पे 60 वोल्ट होगा, ये इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये पूरी तरह से चार्ज हो चुका होगा। एक आरसी सर्किट है ना ऊपर, तो कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ के रखा था पहले आपने, भले बैटरी भले रेजिस्टेंस भी हो, तुम तो पूरा चार्ज मान लोगे ना। भैया ये रेजिस्टेंस जो भी हो, बैटरी का वोल्ट 60 वोल्ट है, तो जब आरसी सर्किट पूरा चार्ज हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल 60 वोल्ट तो आएगा। ये बात समझ में आई। एक आरसी सर्किट में
जब स्टेडी स्टेट आती है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है, तो ये पूरा चार्ज हो गया होगा। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर लाइक ओपन सर्किट, तो यहाँ कोई करंट नहीं होगा, इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, बैटरी का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर को मिलेगा, ये पूरा तरह से चार्ज हो गया होगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? जल्दी बताइए। यहाँ पर 60 वोल्ट ही होना चाहिए। हार्दिक, हार्दिक आपको आया? यस। उसके बाद मेरे पास कुछ एक डाउट आया है, सर बट पावर वेरिएबल है ना, एज करंट वेरिएबल, तो हम पावर का रेशियो क्यों ले रहे हैं? अच्छा सुनो, दूसरी बात, यहाँ से अब ये तो क्लियर हो गया था 60 वोल्ट है। उसके बाद अब आप ये बताओ कि टोटल हीट ये डेवलप होगी, इसमें किसी को कोई समस्या? टोटल हीट ये डेवलप होगी, इसमें किसी को कोई समस्या है क्या? नो, है ना? तो सब में मिलकर इतनी हीट बनेगी, ये क्लियर है। अरे आप क्या करना, मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो समझने की कोशिश करो। यश यश क्या नाम है पूरा? यशवर्धन, हाँ चलो। यशवर्धन मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। टोटल हीट मैं थोड़ा लॉजिकली कराना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है? तो टोटल हीट सर्किट में यही बनेगी ना यशवर्धन? जो कैपेसिटर में एनर्जी थी वही एनर्जी तो इन दोनों में डिसिपेट हो सकती है, तो कैपेसिटर की एनर्जी ही तो इन दोनों में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही होगी। ये बात समझ में आई क्या? चलो बच्चे बोल रहे यस, ठीक है। अब अगली बात देखो, अब जो भी इस कैपेसिटर की वजह से करंट जाएगा, यहाँ पर जो भी कैपेसिटर की वजह से करंट जाएगा, जितना इसमें करंट होगा, यहाँ इक्विवेलेंट जो 2 ओम है उसमें भी उतना ही करंट होगा। ये बात से एग्री करते हो? जल्दी बताओ। यस, ठीक है। अब इन दोनों में करंट सेम है, तो किसी समय इसमें जो पावर डेवलप होगी, पावर इन 4 ओम, वो लिखोगे आई का स्क्वायर इंटू आर। इसमें जो पावर डेवलप होगी वो होगी आई का स्क्वायर इंटू 2। पावर ये है, तो छोटे से टाइम में जो हीट डेवलप होगी, छोटी सी हीट, उसको लिखोगे आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। यहाँ पर भी लिखोगे आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। और जब इन छोटी छोटी हीट का रेशो लोगे तो 4:2 नहीं आएगा, वो छोटी छोटी हीट का रेशो 4:2 नहीं आएगा। हाँ, इसमें टोटल हीट निकालोगे फर्स्ट रजिस्टर में, टोटल हीट, तो आप बोल रहे हो इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करो। चलो मैं कर देता हूँ। ये पहले रजिस्टर में हीट हो गई, दूसरे रजिस्टर में हीट निकालेंगे तो 0 से इंफिनिटी आई स्क्वायर आर 2 इंटू डी टी करोगे। ये 4 और 2 कांस्टेंट से बाहर ले लो, इनको इनको बाहर लिया तो अंदर बचा 0 से इंफिनिटी आई स्क्वायर डी टी, यहाँ बचा 0 से इंफिनिटी आई स्क्वायर डी टी। तो इनका रेशियो 2:1 ही होगा ना, होगा ना? चाहे मैं पावर का रेशियो लूं या हीट का रेशियो लूं, सेम आना चाहिए, बिकॉज दोनों में करंट हमेशा सेम है। अब ये बात क्लियर है क्या? चलो अब क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इन दोनों में जो पावर डेवलप हो रही थी उनका रेशियो 2:1, इसका मतलब हीट का रेशियो भी 2:1, और टोटल हीट इतनी बना रहे, तो इस हीट को 2:1 में दोनों को दे दो। इसका 2/3 ये बनाएगा, इसका 1/3 ये बनाएगा, और फिर उस 1/3 में भी 2 रेजिस्टर से पैरेलल में, तो उन दोनों को बांटना। पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बांटना पड़ता है। अब वो आगे करना आप। बात समझ में आई? चलो तो इसका एक तरीका तो ये हो गया कि टोटल हीट को अपन डिवाइड कर दो सब में, ठीक है। अब दूसरा तरीका बेसिक से भी कर सकते हो आप यहाँ से करंट कितना जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख लो, और उस करंट को आप ये इंटीग्रेट वगैरह करके हीट निकालो, और वो बहुत लेंथी तरीका हो जाएगा, है ना? चलो अब पूरा क्लियर है क्या? यस, बच्चे बोल रहे सब क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आरसी सर्किट का बिगिनर बॉक्स कंप्लीट, ठीक है। तो अब अपन वापस से अपना एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज ऑफ कैपेसिटर, उस पर आ जाओ फिर। एक्सरसाइज ऑफ कैपेसिटर में एक्सरसाइज 1, मेरे पास कितने क्वेश्चन है? 35। आपके पास कितने एक्सरसाइज 1 में? 35 है, बहुत बढ़िया। चलो तो बताओ, फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज में 9 तक क्वेश्चन है, 9 तक कोई डाउट? 9 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई डाउट? अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया, 9 सबको क्लियर है, वेरी गुड। चलिए 9 नंबर तक सब क्लियर। 17 नंबर तक, 17 नंबर तक,
11th 16th 9 नंबर तक पूछा था, जब नहीं बोला अब 8 आ रहा है मेरे पास। तो ये सब पीछे क्यों करते हो यार तुम लोग, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं फिर। चलो 9 नंबर तक क्वेश्चन नंबर 8 आया मेरे पास। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB का क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। तो सर्किट को मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूं, जस्ट अ मिनट। ए पॉइंट यहाँ है, चलो अब जो जो समझ में आ रहा है सबसे पहले वो देखो। इसमें ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं, है ना, ये दोनों पैरेलल में, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो। इनको पैरेलल करोगे तो यहाँ पर एक ही कैपेसिटर दिखेगा, यहाँ पर भी पैरेलल करोगे तो ये वाला हटा देना, फिर ये एक ही दिखेगा। ठीक है, उसके बाद ये व्हीटस्टोन है, उसके बाद देखो व्हीटस्टोन है, ए पॉइंट से दो कैपेसिटर, उनके डायगोनल पे एक, और फिर वहां से दो कैपेसिटर बी तक, तो व्हीटस्टोन बन जाएगा। क्लियर? चलो उसके बाद फिर आया मेरे पास नेक्स्ट 11th। ठीक है, 11 देखते हैं अपन। तो एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A, द गैप बिटवीन देम इज D. The gap is filled with a non-homogeneous dielectric whose dielectric constant varies with by, which is distance from one plate. आपको K वेरिएबल दिया है, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर बतानी है। तो क्वेश्चन क्या है समझो जरा। आपके पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया वेरिया पता है आपको, और एक प्लेट से y डिस्टेंस पे जाके जो यहाँ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो आपको दी हुई है क्वेश्चन में। यहाँ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कुछ कुछ याद आया? इस क्वेश्चन को देखिए कुछ याद आ रहा है? यस, बिल्कुल सही, बच्चे बोल रहे आ रहा है ना। क्या करेंगे, ये तो क्लास में कराया अपन ने ऐसे क्वेश्चन। y पे जाके ऐसी dy की स्ट्रिप काटो, उस dy की स्ट्रिप में जो कैपेसिटी होगी वो लिखो, छोटी सी कैपेसिटी, वो लिखोगे यहाँ पे जो भी k की वैल्यू है इनटू एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय छोटी सी डिस्टेंस dy। और ये सारी कैपेसिटी सीरीज में है तो इसको इन्वर्स करके ऐड कर लो सीरीज में। ठीक है, इन सबको इन्वर्स करके ऐड कर लो। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डीसी। अबे डीसी की वैल्यू लिखो और इंटीग्रेशन करो। तो जो के है वो देखो सेक में दिया है, तो वो नीचे आएगा तो उसका उल्टा ऊपर कॉस में चले जाएगा और इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो काफी आसान इंटीग्रेशन है इसके आगे। तो अब हो जाएगा क्या, मेरे पास एक डाउट आया, इंटीग्रेशन ही नहीं हो रहा है। अच्छा चलो, तो इंटीग्रेशन क्या आने वाला है यार? इंटीग्रेशन आसान है, ये के की वैल्यू देखो सेक में है, ये सेक थीटा जैसा कुछ दिया है, तो उसको नीचे यहाँ पे डीसी नीचे लिखोगे तो सेक नीचे आएगा, वो ऊपर जाके कॉस हो जाएगा। फिर कॉस का इंटीग्रेशन तो आता है आपको, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो हो जाएगा यार। वो होगा क्या, कॉस का साइन इंटीग्रेशन कर लेना यशवर्धन, और क्योंकि उसके इनटू में जो भी है उस कांस्टेंट से डिवाइड कर देना। अब आसान इंटीग्रेशन है, आप कोशिश करो होगा। चलो, और नहीं हो तो फिर आप आपका एक बार सॉल्यूशन मुझे भेजना, मैं एक बार चेक कर लूंगा कि कुछ मिस्टेक हो रही हो तो, है ना, और नहीं होगा तो फिर अलग से आप पर्सनली पूछ लेना। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। उसके बाद 13 13 में क्या क्वेश्चन में डाउट है, नंबर ऑफ कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड ईच वन व्हिच गेट्स पंक्चर्ड इफ पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट एक्सीड्स 500 वोल्ट अप्लाइड आर प्रोवाइडेड। पंक्चर होने का मतलब क्या है ये समझो। 500 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हो सकता है अंदर डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए। डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकता है ना, कैपेसिटर के अंदर अपन ने पढ़ा था। तो एक लिमिट है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की, वो 500 वोल्ट। ये चीज क्लियर है? यस, बच्चे बोल रहे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहे बोलो, then the arrangement suitable for giving the capacitor of capacitance 3 microfarad across which 2000 volt may be applied। 2000 वोल्ट लगाना है तुम्हें और एक कैपेसिटर ओनली 500 सस्टेन कर सकता है। तो पहले तो आपको 2000 बनाने के लिए 4 को सीरीज में लगाना पड़ेगा।
सीरीज में इक्वल इक्वल कैपेसिटर हो जाएगा तो टोटल पोटेंशियल इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो पहले तो सीरीज में 1 1 1 लगा दो, तो कितने लगाना पड़ेंगे, 4। तो 1 1 1 1 की 4 सीरीज में लगाए तो 1/4 आ जाएगी कैपेसिटी, पर तुम्हें टोटल बनाना है 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटी, तो 1/4 1/4 1/4 के 12 कॉम्बिनेशन 12 सीरीज लगानी पड़ेगी पैरेलल में, तब जाके वो 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। 1/4 1/4 1/4 को ऐसा 12 बार आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तब जाके 3 माइक्रोफेराड बनेगा। तो हर सीरीज में 4 कैपेसिटर और ऐसी 12 सीरीज, तो टोटल 8 कैपेसिटर लगेंगे, 48। तो आंसर हो जाएंगे 48। ठीक, चलो उसके बाद मेरे पास डाउट क्या है, जस्ट अ सेकेंड, 16। इसके बाद 16, in the figure the capacitor of capacitance 2 microfarad is connected to a cell of EMF 20 volt। 20 volt के सेल से कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। The plates of the capacitor are drawn apart slowly to double the distance between them। The work done by external agent on the plate is, work done by external agent on the plate is। तो ये क्वेश्चन तो कई बार अपन ने क्लास में भी करा हुआ है ना यार। हाँ बोलो सर। इसमें ना मुझे एक डाउट है बस कि सॉल्यूशन मेरा आंसर तो सही आया, लेकिन थोड़ा इसका आवाज आपकी सॉल्यूशन कम आ रही है, में माइक पास में रख के बोलोगे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो, आप बोलो। अब क्लियर है? हाँ क्लियर है। हाँ सर। तो क्या मैंने सॉल्यूशन में देखा तो सर उसमें ना इक्वेशन दी रखी है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन बैटरी प्लस वर्क डन बाय मैन या एक्सटर्नल जो भी ठीक है, है ना सर। लेकिन उसमें वर्क डन ऑन बैटरी उसने नेगेटिव दिया है, तो सही बात है, इसमें नेगेटिव लिखा है वर्क डन ऑन बैटरी। लेकिन बिल्कुल सर सही लिखा है। अब ये इक्वेशन ऐसी हाँ होनी चाहिए थी ना, वर्क डन बाय मैन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन ऑन बैटरी प्लस डेल्टा यू, ये होनी चाहिए थी ना इक्वेशन। क्योंकि नहीं, सर जब उसने टोटल एक्सटर्नल वर्क वर्क डन, डन हुआ तभी तो चार्ज फ्लो हुआ। हाँ नहीं, टोटल वर्क डन प्लस डेल्टा यू इक्वल टू हीट लिखना चाहिए और हीट इज 0, तो वैसा लिखना चाहिए था, टोटल वर्क डन शुड इक्वल टू डेल्टा यू, ऐसा लिखना चाहिए, है ना। थोड़ा सा तो सर लिखना उसमें उनको उसमें ऐसा वर्क डन चाहिए, ऑन टोटल बैटरी वर्क में डन, नेगेटिव लिखा है। टोटल वर्क शुड इक्वल टू डेल्टा यू, ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि हीट डेवलप नहीं हो रही है ऐसा मान लेंगे अपन, क्योंकि स्लोली करा है ना। अब टोटल वर्क में वर्क पर्सन ने करा है कुछ, वर्क डन बाय मैन प्लस वर्क डन सेल ने करा है, ये इक्वल टू डेल्टा यू, ऐसा लिखा है क्या। यस सर, ये सॉल्यूशन में ऐसा ही लिखा था। अब तो ये सही लिखा है। अब इसमें सर वर्क डन ऑन बैटरी को अपन नेगेटिव लिखेंगे फिर। वर्क डन ऑन, ऑन नहीं, वर्क डन बाय होता है, ये वर्क डन बाय द सेल है, दिस इज नॉट ऑन द सेल। ऑन द सेल और बाय द सेल बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। आप खुद सोचो, किसी ने काम करा, किसी पर काम हुआ, दोनों में फर्क है ना। हाँ सर, बस यही था, वो सॉल्यूशन में वर्क डन ऑन लिखा है इस जगह पे, तो उसमें हो गया कंफ्यूजन। वो ऑन अगर अपन नहीं, इसको वो वर्क डन बाय होना चाहिए। बाय होगा, हाँ बाय होना चाहिए, बिल्कुल सही, और है अगर ना, ऑन आरएचएस नहीं। में ले जाएंगे तो ऑन होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो ठीक है, छोटी सी मिस्टेक है मतलब, हाँ, है ना। ओके, तो इस क्वेश्चन में और कोई डाउट है क्या, 16 में और कोई डाउट है क्या, नो सर, क्लियर। आपको क्लियर है, बाकी किसी बच्चे को, बाकी किसी को, नो, मेरे पास नो लिखा आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो 17 क्वेश्चन तक होगा, उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं 24 तक, 24 तक बताओ, 21 23 24, 3 क्वेश्चन आ गए, 21 23 24, 21 23 24। चलो 21, a capacitor of capacitance C is initially charged to a potential difference of V। एक कैपेसिटर को V पोटेंशियल से चार्ज करा, now it is connected to a battery of 2 volt in opposite polarity। अच्छा, पहले V से चार्ज करा, अब 2V से जोड़ा, लेकिन अपोजिट पोलरिटी में जोड़ा। The ratio of heat generated to the final energy stored in the capacitor will be। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो इसमें समस्या क्या है ये बताओ, आपको, आपको कोई सा पार्ट नहीं आया कि क्या दिक्कत है इसमें, बताओ।
आंसर नहीं आया तो आपने क्या करा, कुछ गलत करा? फाइनली हाँ बोलो। उस पे पहले मान लेते लेफ्ट वाले पे प्लस क्यू था और राइट वाले माइनस। पहले V पोटेंशियल डिफरेंस था ना, तो पहले प्लस CV और माइनस CV चार्ज होगा। हाँ, और बाद में उसको जब कनेक्ट कर दिया सेल से, तो उल्टा कनेक्ट करने का बोला है क्वेश्चन में, तो बैटरी को ऐसा जोड़ दिया मैंने उल्टा। तो बाद में 2V का सेल है ना, तो बाद में इधर प्लस CV आ जाएगा, प्लस 2CV आ जाएगा, और यहाँ माइनस 2CV होगा। तो जिसमें माइनस CV था उसको प्लस 2CV आने के लिए यहाँ से 3CV का चार्ज फ्लो हुआ होगा, बैटरी से चार्ज फ्लो हुआ होगा 3CV का। सही क्या? हाँ सही है ना। चलो अब वर्क, अब पूछा क्या है, एक मिनट, द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड टू द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। फाइनल एनर्जी तो यहाँ से दिख रही है साफ साफ, हो जाएगा हाफ C इंटू 2V का स्क्वायर, ये फाइनल एनर्जी आ गई। अब हीट भी पूछा है ना, हीट, ठीक है, हीट निकाल लेते हैं। तो हीट हो जाएगा वर्क डन बाय सेल, तो 2V इंटू 3CV। हाँ सर, हो गया, मैंने गलत किया था, मैंने V लिख दिया था, 2V नहीं लिखा था। अच्छा, 2V इंटू 3CV, तो 6CV माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू के लिए इनिशियल फाइनल का डिफरेंस लेना है, तो फाइनल कितनी है ये 2 का स्क्वायर 4/2, ये हो जाएगा 2CV स्क्वायर, और इनिशियल हाफ CV स्क्वायर थी, तो इनका डिफरेंस देखो 2CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, 3/2 CV स्क्वायर, 2CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, 3/2 CV स्क्वायर, तो 6CV स्क्वायर माइनस 3/2 CV स्क्वायर, ये एलसीएम ले लो, 12 माइनस 3 9 CV स्क्वायर बाय 2, ये हीट है। और फिर पूछा क्या उन्होंने, रेशियो ऑफ हीट टू द फाइनल एनर्जी, तो हीट इज 9CV स्क्वायर बाय 2 एंड फाइनल एनर्जी कितनी थी 2CV स्क्वायर, तो दिस रेशियो शुड बी 9/4, ये होना चाहिए आंसर। अब ठीक है, 9/4 मतलब 2.25 होना चाहिए बी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है ना। अब इस क्वेश्चन से क्या सीख मिली आपको, बताओ, इससे सीख क्या मिली? तो बोल रहा है पोटेंशियल ही गलत लिख दिया था, दूसरी बार 2V की जगह V लिख दिया था। हाँ, तो सीख क्या मिली आपको? अरे सीख सिंपल सी बात ये है कि भाई क्वेश्चन में जो लिखा है प्रॉपरली डायग्राम बनाना चाहिए, डाटा अच्छे से नोट करना चाहिए, है ना। और ये हमको पता है, एग्जाम में आप देखोगे ना, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि बच्चों को आता सब कुछ है, पर एग्जाम में ना बस ये छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, इस वजह से नंबर कम आते हैं, ठीक है। तो पता नहीं क्यों, शायद प्रैक्टिस कम करते हैं, या प्रैक्टिस करते समय ही क्वेश्चंस को ढंग से नहीं करते हैं, कैजुअली करते हैं। तो आप सबको है ना, हर जब प्रैक्टिस घर पे भी करो ना, क्वेश्चंस करो ना, तो बिल्कुल यही मान के करो कि आप आईआईटी के एग्जाम दे रहे हो। यहाँ जब उतनी सिंसियरिटी से करोगे तो आईआईटी के एग्जाम में सिंसियरिटी और बढ़ेगी, समझे। यस, बस डाटा बहुत केयरफुली रखना चाहिए, मतलब सबसे मेन चीज है कि यही मान के करो कि आप आईआईटी का पेपर ही दे रहे हो। हमेशा जितना केयरफुलनेस आप आईआईटी के पेपर में रखने वाले हो, उतनी आज भी रखो। तो आज जितनी केयरफुल रहोगे ना, उससे ज्यादा रखोगे फिर आईआईटी के में, नहीं तो फिर इससे तो कम ही होगी, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि पेपर या जब भी क्वेश्चन करो बहुत ज्यादा ध्यान से करो, 100% अपना माइंड वही होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे, तो 21 हो गया है ना, उसके बाद 22 भी बोला, 23 बोला था, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एबी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एबी, इसमें क्या समस्या है बताओ। हो गया, निकुंज बोल रहा है 23 तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है क्या, एक बार चेक करूं मैं। बीच, हाँ यार ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बनने जैसा दिख रहा है ना, नहीं बन रहा। 6 के एक पर एक ये है, और हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बन रहा है, बिल्कुल सही। इधर 17 और 13 पैरेलल में है, तो 17 13 पैरेलल में कितना हो जाएगा 30, है ना। और उधर देखो 1 और 1 पैरेलल में तो 2 हो जाएगा। ऊपर 30/10 मतलब कि रेशियो हो जाएगा 3:1, और नीचे 6/2 मतलब रेशियो भी 2:1, तो बीच का 5 माइक्रोफैराड हटा, 5 जो दिया है वो हटा देना, तो बस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। यस, ठीक है।
चलो ओके। और उसके बाद 24 क्वेश्चन नंबर डाउट है। तो 24 में क्या समस्या है बताओ? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम को इस पे अपन अटैक करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है 24? टू कैपेसिटर्स 2 and 3 आर चार्ज टू 150 and 120। उनके अंदर पोलैरिटी भी दिखा दी है, किधर प्लस किधर माइनस है, डायग्राम में देखो। और उनको कनेक्ट कर दिया है। और एक 1.5 माइक्रोफेराड का डिस्चार्ज कैपेसिटर, मतलब जिसपे चार्ज नहीं है, वो आके कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा है कितना चार्ज फ्लो होगा, किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा, और चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा। तो बस एक बार केवीएल लगाना है, बिल्कुल सही। फाइनल वोल्टेज कैसे निकाले, किसका वोल्टेज निकालना है? एक यहाँ पे ना एक बार चार्ज कुछ फ्लो हो गया ऐसा मान लो सर्किट में कुछ क्यू चार्ज फ्लो हो गया। क्यू फ्लो होने से सबके नए चार्ज क्या होंगे वो लिखो और एक बार केवीएल लगा दो। बस साइंस में बहुत गलती होती है। हाँ, इसमें दो कैपेसिटर है, दोनों पे कुछ कुछ वोल्टेज है। तो जैसे पहले करते थे, दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया डिफरेंट वोल्टेजेस पे और उनके कैपेसिटेंस पता है। सुनो, वोल्टेज का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आपको उनका चार्ज देखो कितना है, शुरू में कितना चार्ज है वो देखो। वोल्टेज से कोई मतलब नहीं, कैपेसिटर पे चार्ज क्या है वो देखो। ऊपर से एक कैपेसिटर आके गिरा तो आप सर्किट में कुछ चार्ज फ्लो हो गया ये मान लो, और हर जगह अब नया चार्ज क्या हो जाएगा वो लिखो। समझे? ये बात समझ में आई क्या? है ना? पहले तो आप ढूंढो किस पे कितना चार्ज है, हर एक कैपेसिटर पे किस पे कितना चार्ज है वो ढूंढ लो पहले। यहाँ पे कितना है, यहाँ कितना है, ढूंढ लो। तो मैं बता ही देता हूँ ना, लिख ही देता हूँ ना मैं। 150 और 2 माइक्रो, तो 300 का आ जाएगा इस पे। यहाँ पे 300 माइक्रो कूलम का चार्ज है। यहाँ 120 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा? 360 माइनस प्लस 360। ठीक है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर आके कनेक्ट हो गया जिसपे चार्ज नहीं था। अब मान लो कुछ चार्ज फ्लो हो गया, तो चार्ज फ्लो होने के बाद अब सबका नया चार्ज लिख लो। तो मुझे नहीं पता किधर से किधर जाना चाहिए, ज्यादा है मैं मान लेता हूँ यहाँ से फ्लो हो गया, तो यहाँ से इधर गया तो यहाँ का चार्ज कम हो गया, वो चार्ज इस पे आया। नेगेटिव वाली पे चार्ज आ रहा है देखो, तो इसका चार्ज भी कम ही होगा। यहाँ के पॉजिटिव से भी चार्ज बाहर जा रहा है देखो, तो इसका चार्ज भी कम हो जाएगा नया। और यहाँ पर प्लस एक्स आ गया और यहाँ माइनस एक्स हो गया। मेरा डायग्राम समझ में आया? इसमें साइन की बहुत गलती होती है बच्चों से। जैसे मैंने प्लस प्लेट से यहाँ चार्ज बाहर भेजा ना, अब तो बस ये ध्यान रखो, अगर किसी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से चार्ज जा रहा है तो उसका चार्ज कम हो जाना चाहिए। इसकी भी पॉजिटिव प्लेट से चार्ज बाहर जा रहा है तो इसका भी चार्ज कम हो जाना चाहिए। और इसके एक प्लेट पे चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? अब केवीएल लगा दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब क्लियर सबको? यस, बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते। तो ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 32 तक 32 आया है, 28 आया है। चलो, तो 32, 28, 31, 32, 28, 31। तो पहले अपन 28 से चालू करते हैं। 28 से चालू करते हैं, ठीक है। Two thin conducting shells of radius r and 3r is shown in the figure. The outer shell carries a charge plus q and the inner shell is neutral. The inner shell is earthed with the help of a switch S. पहले आउटर शेल पे चार्ज है, अंदर वाली शेल पहले न्यूट्रल है और उसको फिर स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड कर रहे हैं, है ना। अब क्या बोला जा रहा है उसमें, डी पार्ट पूछा है आपने मेरे से। बाय क्लोजिंग द स्विच द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। तो जब स्विच को क्लोज करोगे उसके बाद क्या होगा ये सोचो। स्विच को क्लोज करके क्या होगा वो सोचो। तो ये कैपेसिटेंस बढ़ने का फंडा जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो समझो अच्छे से, मैं बताता हूँ, एक मिनट। पहले जो अंदर वाला स्फीयर है वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, वो बाद में उसे ग्राउंड करा गया। हाँ सर, इसमें मैंने ऐसे किया था कि जो अंदर वाली प्लेट है उस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ तो उसके बाद
बोलते हैं कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, तो चार्ज कम हो गया तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ठीक है, बोल सकते हैं। नहीं, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा क्यों? नहीं, कैपेसिटेंस चार्ज कम हो गया तो एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। एक मिनट, ये जो सेंटेंस है ना, कैपेसिटेंस इज एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ये सेंटेंस कैपेसिटी की सही डेफिनेशन नहीं है, ये गलत है। कैपेसिटेंस इज चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, Q बाय V होता है, ठीक है? यस। हाँ चलो, पहले देखो, पहले केवल आउटर सरफेस पे चार्ज है यहाँ, पहले केवल आउटर सरफेस पे चार्ज है। आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो एक स्फीयरिकल कैपेसिटर पर है, एक स्फीयरिकल कैपेसिटर पे चार्ज है। स्फीयरिकल कैपेसिटर का एक सरफेस यहाँ पर है और एक सरफेस इंफिनिटी पर है। एक सिंगल कंडक्टर को हम ये मान सकते हैं कि वो एक कैपेसिटर है जिसकी एक सरफेस इंफिनिटी पर है, एक स्फीयरिकल कैपेसिटर है जिसकी एक सरफेस इंफिनिटी पर है। ये बात समझ में आई क्या? बच्चे बोल रहे यस, है ना? वेरी गुड। तो इन्फिनिटी से बाहर वाले स्फीयर के बीच में पहले एक कैपेसिटर था और इसकी एक सरफेस पे चार्ज था, इन्फिनिटी पे भी नेगेटिव चार्ज मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक चार्ज कैपेसिटर था। अब बाद में क्या करा आपने, अंदर वाले स्फीयर को ग्राउंड कर दिया, तो अंदर वाले स्फीयर और बाहर वाले स्फीयर के बीच में यहाँ एक कैपेसिटर बन सकता है। और ये ग्राउंड करने का मतलब होता है इसका पोटेंशियल भी जीरो करना, और ये इन्फिनिटी पे तो ग्राउंडेड ही होती है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल भी तो अपन जीरो मानते हैं, ये भी तो ग्राउंडेड होती है। तो एक ग्राउंड ग्राउंड आपस में कनेक्ट हो गए, ग्राउंड ग्राउंड आपस में कनेक्ट हो गए, इसका मतलब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर कैसे आ गए? पैरेलल में आ गए। दिख रहा है? इनका एक टर्मिनल तो कनेक्टेड था ही और दूसरे टर्मिनल्स को भी आपस में जोड़ दिया, तो ये पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में आने से कैपेसिटी बढ़ गई, समझे? यस। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तुम ऐसे निकाल सकते हो, तुम्हें पहले के चार्ज पता है, C1 C2 पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हो, तो ये ऐसा क्वेश्चन हो गया जैसे कि एक तुम्हारे पास C1 कैपेसिटर था जिसकी एक प्लेट पे +Q एक पे -Q चार्ज था, और तुम दूसरे को इससे जोड़ने वाले हो, ये C2 को इससे जोड़ने वाले हो। तो जब C2 जोड़ दोगे तो कितना कितना बाद में चार्ज आ जाएगा तुम निकाल सकते हो ना, तो वैसे यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा बाद में तुम निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है एनालॉजी? चलो यस, अब एनालॉजी से सब कुछ क्लियर? बहुत बढ़िया, ये एनालॉजी सीखने की चीज थी यहाँ पर। एक मिनट रुकिएगा। चलो, तो ये हो गया। इसके बाद अब आपका डाउट आया मेरे पास 31, ठीक है? तो 31 स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 31, गिवन दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 10 वोल्ट, 1 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, देन कुछ कुछ पूछा है। तो ये तो आसान दिख रहा है मुझे यार, 1 का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो उसका चार्ज मिल जाएगा, उसका जो चार्ज होगा वही 4 माइक्रोफैराड का होगा, वही 6 और 3 का पैरेलल मतलब 9 का होगा, तीनों सीरीज में तो चार्ज सेम, तो तीनों में चार्ज पता है तो तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस आ गए और तीनों के पोटेंशियल का सम टोटल बैटरी का ईएमएफ आ जाएगा। तो हो तो क्या? बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर सी नहीं होना चाहिए, गलत किया है। सी में बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड इज 5 वोल्ट, तो 3 और 6 पैरेलल में है तो 9 हो गया। 1 पर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट तो उस पे चार्ज 10 माइक्रोकूलम, तो इस पे भी चार्ज 10 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोफैराड पे 10 माइक्रोकूलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस 90 वोल्ट होना चाहिए उसका। तो 90 वोल्ट है और उन्होंने क्या लिख दिया, उन्होंने 5 लिख दिया, तो गलत लिख दिया। नहीं नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Q/C होता है ना, तो 10 माइक्रो बाय 9, तो 10/9 होना चाहिए। हाँ 10/9 होना चाहिए, यस 10/9 होना चाहिए, ठीक है? सी नहीं आएगा, बिल्कुल सही। तो सी अगर दिया है तो फिर गलत दिया है ना, यू आर करेक्ट, सी दिया है तो गलत दिया है, ठीक? चलो और कुछ डाउट है क्या इस पेज पर? 32, a parallel plate capacitor A is filled with a dielectric whose dielectric constant varies with applied voltages V। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना वो वेरिएबल है और वो ऐसा है कि वो इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है? अब बोला है आइडेंटिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस C0 है जिसके अंदर एयर है, उसको इसके कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स 30 वोल्ट पे, तो उसको पोटेंशियल से चार्ज कर दिया।
and then connected to first capacitor after disconnecting the voltage source. The charge and voltage on the capacitor is. अच्छा, तो देखो क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, वो समझ लोगे तो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C नॉट है, उसको पहले 30 वोल्ट से चार्ज करा, ये बात समझ में आई क्या? और फिर इसको तुमने एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करने वाले हो जिसकी जो कैपेसिटी है ना वो अप्लाइड पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। इसके अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अगर V आ रहा हो तो उसकी कैपेसिटी है V इंटू सी नॉट, ये बोला उन्होंने। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो ये के सी नॉट कैपेसिटी है, ये सी नॉट तो ये के सी नॉट, बट के इज इक्वल टू वी। ये बात समझ में आई क्या? बच्चे बोल रहे हैं यार, ठीक है। तो जब इनको कनेक्ट करेंगे ना हम, तो कनेक्ट करने के बाद, अब कनेक्ट करने के बाद कॉमन पोटेंशियल तो निकालना आता है आपको। इस पे चार्ज तुम्हें पता है, चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू सी इंटू वी। तो 30 वोल्ट इंटू सी नॉट, ये पहले का चार्ज था, चार्ज अपॉन कॉमन कैपेसिटी। बाद में कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ऊपर वाले की सी नॉट, नीचे वाले की वी सी नॉट, ये कॉमन पोटेंशियल। और ये वी आना चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसका है, ये वी आना चाहिए। तो यहाँ से देखो v के लिए इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो v मिल जाएगा, समझे? इसकी कैपेसिटी वेरिएबल है, इसकी कैपेसिटी है vc। तो बाद का पोटेंशियल अगर v डिफरेंस है यहाँ का, तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो v है वही उसकी कैपेसिटी v इंटू सी नॉट होनी चाहिए। बस अभी सॉल्व करके v आ जाएगा, और v आ गया तो फिर बाकी चीजें भी आ जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो चार्ज वाइज भी बता सकते हो दोनों पे, ठीक है। चलो फिर से प्लीज, तो फिर से क्या बताया मैंने भाई, इसकी कैपेसिटी समझो ना क्या दी है। इसकी कैपेसिटी दी है v इंटू सी नॉट, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है उस वो v इंटू सी नॉट। तो अगर बाद का पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो वो कैसे निकालते थे अपन दो कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट करते थे तो कैसे निकालते थे पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी। चार्ज हो जाएगा एक वाला और कैपेसिटी दोनों का सम कर दिया मैंने, और ये v आना चाहिए। समझ में आई क्या बात? ये दो कैपेसिटर पैरेलल में होते तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे, टोटल Q1 प्लस Q2 अपन 1 प्लस C2 करते थे ना, बस। चलो आखिरी पेज पे आप 35 का कोई डाउट? 35 क्वेश्चन में डाउट है ये, और कोई डाउट है क्या? नो। 34 का सी आया मेरे पास, 34। In the circuit diagram shown, when switch is shifted from position 1 to position 2, then extra charge कितना जाएगा, ये सब पूछा है। तो पहले स्विच कहाँ पर, पोजीशन 1 पे, बाद में पोजीशन 2 पे भेज दिया। पोजीशन 1 पे था स्विच, तो कैपेसिटर को E1 माइनस E2 ये दिखेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और बाद में केवल E2 दिखेगा। तो निकाल लो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है वो सब चीजें। तो इसके सी वाले में डाउट क्या आपको, हीट जनरेटेड इन द सर्किट। तो हीट आपने कैसे निकाली हो, तो स्टैंडर्ड होता है ना अपना कि वर्क डन बाय सेल माइनस डेल्टा यू करो। तो आपने निकाली कैसे हीट, गगनदीप? गगनदीप एक्सप्लेन करो क्या करा आपने। तो कुछ गलत करा है डेफिनेटली, तभी आंसर मैच नहीं कर रहा आपका। मतलब क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास लॉजिक नहीं है, बेसिक से करना है। पहले का चार्ज देखो क्या होगा, कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस पहले क्या है, E1 माइनस E2। मान लेता हूँ कि E1 बड़ा था तो पहले E1 माइनस E2, तो पहले का चार्ज सही लिया क्या आपने, ऑन द राइट साइड प्लस E1 माइनस E2 इंटू सी। ये बात बताओ सही है क्या ये आपका? ये गलत हुआ, स्टार्टिंग वाला गलत हुआ। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने मान लिया कि E2 बड़ा था, तो ऑन द राइट साइड द चार्ज शुड बी E2 माइनस E1, और फिर बाद में राइट साइड पे E2। तो चार्ज फ्लो जो हो जाएगा वो बाद का चार्ज E2C माइनस पहले का चार्ज E2 माइनस E1 इंटू सी। ये डिफरेंस फ्लो, तो ये चार्ज फ्लो आ जाएगा बैटरी से, तो चार्ज फ्लो मिल जाएगा, डिफरेंस फ्लो। तो E2C माइनस E2C कैंसिल हो जाएगा, तो E1C का चार्ज फ्लो हुआ, तो वर्क डन बाय सेल हो जाएगा E1C इंटू E2, ये आ गया वर्क डन बाय सेल। फिर माइनस डेल्टा यू करो, बाद की फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ C E2 स्क्वायर, और शुरू की एनर्जी होगी हाफ C E2 माइनस E1 का स्क्वायर। अब कर लो यार बेसिक से सब, ठीक? ओके ठीक है। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है,
क्या समस्या है इसके अंदर, बताओ मुझे जरा। 35 में समस्या क्या है, बोलो। जिसका भी 35 डाउट है, समस्या बताओ मुझको क्या है। मैंने समस्या पूछी तो बच्चे बताने लग गए, आ गया, वेरी गुड। तो मैं पूछ रहा हूँ डाउट जिसका, देखो 3-4 लोगों का मेरे पास डाउट आया था 35। अब मुझे सर अप्रोच नहीं आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, कर क्या रहे हैं बताओ, क्वेश्चन में हो क्या रहे हैं बताओ। क्वेश्चन में हो क्या रहा है ये बताओ, अपने आप अप्रोच आ जाएगी। सर लैंग्वेज से अजीब सा लगा, अभी फिर से पढ़ा तो आ गया। अच्छा ठीक है, गुड। यशवर्धन क्वेश्चन में कहा क्या ये बताओ, समझाओ। ऊपर वाले की एक प्लेट है, नीचे वाले की एक प्लेट 20 स्पीड से जा रही है, यस। तो इससे क्या होगा, कैपेसिटर की एक प्लेट फिक्स है और दूसरी प्लेट को तुम मूव करा रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा बताओ। कैपेसिटर की बीच की डिस्टेंस, प्लेट की बीच की डिस्टेंस का क्या होगा, बेसिक से बिल्कुल सबसे सिंपल की चीजों के आंसर से अपन देख लेंगे, है ना। कैपेसिटर की बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो कैपेसिटी चेंज होगी। तो कैपेसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हो क्या। ऊपर वाले कैपेसिटर में डिस्टेंस किसी बात के समय पे हो जाएगी शुरू की डिस्टेंस प्लस वीटी, और नीचे वाले में हो जाएगी पहले की डिस्टेंस माइनस वीटी। सही बात है क्या। तो ऊपर वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्लस वीटी, नीचे वाले की हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस वीटी। ये इनकी कैपेसिटीज हो गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसके बाद इनकी आपको कैपेसिटीज पता है, ये टाइम के साथ बदल रही है। आपको इनका टोटल चार्ज पता है, इनपे टोटल चार्ज जो है इन दोनों पे मिलाकर जो चार्ज है वो पता है, आई थिंक वो क्यू है, मिलाकर जो चार्ज है शायद वो क्यू है ना। कितना चार्ज है मिलाकर, हाँ दोनों पे Q/2 मतलब क्यू चार्ज है। तो किसी भी, जब इनकी कैपेसिटी की वैल्यू C1 C2 है, तो क्या इन पे किसी टाइम पर चार्ज लिख सकते हो कितना कितना होगा, उनकी कैपेसिटी पता है इंडिविजुअली, तो अब इन दोनों पे अलग अलग चार्ज लिख सकते हो कितना होगा, हाँ लिख सकते हो। तो चार्ज का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दो तो करंट आ जाएगा। हो गया, बिल्कुल सही विधान, बिल्कुल सही विधान। भाई चार्ज लिखने के लिए पहले कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो चार्ज होगा ऊपर वाले कैपेसिटर पे वो लिखोगे V इंटू C1 और नीचे वाले पे लिखोगे V इंटू C2, है ना। ये पढ़ा हुआ था अपन ने, ये याद होना चाहिए अच्छे से। देखो दो कैपेसिटर जब ऐसे पैरेलल में जुड़े हो तो उनका कॉमन पोटेंशियल टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी, फिर इसका चार्ज हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटी, ये सब फटाफट लिखते आना चाहिए। फिर ये अगर आ गया तो ये आपको टाइम के फंक्शन में Q1 Q2 मिल गया, डिफरेंशिएट करो करंट वरंट आ जाएगा, जो जो पूछा सब आ गया, ठीक है। चलो क्लियर है क्या ये। आ गया कि नहीं आया, बच्चे बोल रहे यस, ओके। चलो एक्सरसाइज 2 पे आ जाते हैं फटाफट। एक्सरसाइज 2, तो पहले तो मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, 3 कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 3 और 1 आया मेरे पास। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2 आज की बात करी थी ना अपन ने। बच्चे बोल रहे हैं इस बार DCS में क्या होगा, तो DCS में क्या करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो अभी बच क्या रहा है, देखो अपना एक्सरसाइज 2 बच रही है, 1 2 3 4 कैपेसिटर की बची है, क्वेश्चन बैंक कैपेसिटर की बची है ना। अभी 3 चीजें है, तो अभी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेते हैं। RC सर्किट के जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी बचे हुए हमारे, वो भी करना है हमको,
है ना, और क्वेश्चन बैंक करना है कैपेसिटर की। तो ऑर्डर पहले क्वेश्चन बैंक का रखना, कैपेसिटर की क्वेश्चन बैंक पहले करना, फिर 1 2 3 4 करना, ठीक है ना। और एससीवी के भी आरसी के क्वेश्चन बचे हुए हैं, यस वो भी बचा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बची हुई देखो डिस्कशन की, तो बहुत सारा पेंडिंग काम है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, सैटरडे के लिए पहले तो टारगेट वेडनेसडे और सैटरडे, वेडनेसडे को डिस्कशन और सैटरडे। तो वेडनेसडे तक क्या कर पाओगे आप? मैं सोच रहा हूँ वेडनेसडे तक आप मॉड्यूल में जो आरसी सर्किट के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लो, और एससीबी की करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आरसी सर्किट के क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लो। इस वेडनेसडे को आरसी सर्किट पूरा कर लो, ठीक है। हाँ ये इजीली हो जाएगा, यस। इस वेडनेसडे तक आरसी सर्किट को पूरा कर लो एससीबी से, और एक्सरसाइज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी क्वेश्चन है वो सब, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा खत्म हो जाएगा और कैपेसिटर पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ कैपेसिटर की करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो बचे हुए आरसी के क्वेश्चन है वो पूरे करना है, बिल्कुल सही। और मॉड्यूल में जो बचे आरसी के क्वेश्चन है वो पूरे करना है, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद सैटरडे तक अपना टारगेट है क्वेश्चन बैंक प्लस 1 2 3 4। क्वेश्चन बैंक प्रायोरिटी पे रखना कैपेसिटेंस की, एंड देन 1 2 3 4, ठीक। 1 2 3 4 के जितने हो जाए उतने कर लेना, बाकी कैपेसिटेंस की क्वेश्चन बैंक पूरी कर लेना, ठीक है। हार्दिक, तो आरसी भी कर ही लो, आरसी को क्यों छोड़ के रखेंगे? मैंने बोला जितने हो जाए क्वेश्चन बैंक ऑफ कैपेसिटर तो पूरा कर लो, और 1 2 3 4 के जितने हो जाए, 10 क्वेश्चन हो जाए, 15 क्वेश्चन हो जाए, जितने हो जाए उतने करके ले आना, ठीक। सैटरडे तक 10 15 तो कर ही सकते हो, है ना, इतने तो कर ही लोगे। हाँ चलो इतना काम कंप्लीट कर लो। तो एक्सरसाइज 2 इसकी फिर देखो आज ही कर लेते हैं। सैटरडे अपना वेडनेसडे का टारगेट आरसी सर्किट वाला है, तो इसको आज ही पूरी कर लेते हैं एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट कॉम्बिनेशन के जो डाउट्स थे आपके, क्वेश्चन 1 बोला था शायद आपने। क्वेश्चन क्या है, 4 कैपेसिटर से C 2C 3C 4C और बीच में स्विच है, और बोला है चार्ज फ्लोइंग थ्रू कनेक्टर AB। तो इसमें आपको समस्या क्या है, इसमें कैसे करा है, इसमें दिक्कत क्या है बताओ। बोलो। एक्सरसाइज 2 कॉम्प्रिहेंशन 1 क्वेश्चन 1। पहले तो आपको एक सर्किट दिया है, उस सर्किट पे हर कैपेसिटर पे पहले शुरू में कितना चार्ज है वो निकालो, जब AB स्विच ऑन करोगे तो कितना चार्ज होगा वो निकालो, फिर हर कैपेसिटर पे चार्ज के चेंज से चार्ज फ्लो पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही यशवर्धन, 2 केस लेना पड़ेंगे उसके अंदर, थोड़ा मेहनत का क्वेश्चन है वो, क्योंकि कैपेसिटी भी इतनी आसान दी नहीं है आपको, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा उसे। ना तो मैं आइडिया दे देता हूँ कैसे करना है, बाकी मेहनत तो आप पे छोड़ूंगा, मैं नहीं करूंगा मेहनत। आप करोगे तो आप सीखोगे, मैं करूंगा तो मैं सीखूंगा, मेरे सीखने का कोई सेंस है नहीं अभी। चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो स्विच ओपन है। अब स्विच ओपन के केस में देखो कि क्या होने वाला है, ये ऊपर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, नीचे ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और इन दोनों का सीरीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई, इन दोनों के सीरीज के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ई। तो ऊपर चार्ज आ गया, नीचे चार्ज आ गया। ऊपर चार्ज CO2C का 2C/3, तो 2C/3 इंटू ई, ऊपर का चार्ज हो गया 2C/3 इंटू ई, प्लस माइनस 2C/3 इंटू ई, ये ऊपर चार्ज आ गया। नीचे 3C और 4C है, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा निकालो, 3C इंटू 4C अपॉन 3C प्लस 4C, और फिर इंटू ई करके यहाँ से चार्ज आ गए। तो पहले सबके चार्ज आ गए, उसके बाद का डायग्राम फिर से बनाओ। थोड़ी डायग्राम बनाने की यहाँ मेहनत रहती है देखो आपकी। बाद में स्विच क्लोज कर दिया आपने, अब सबके चार्ज फिर से निकालो, किस पे कितना चार्ज होगा। तो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा बताओ, इनका पैरेलल क्या होगा बताओ। उसके बाद इनके पैरेलल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, उसमें से ई चार्ज आएगा, ई वो कैपेसिटी इनटू ई चार्ज आएगा, जो वो चार्ज आया इन दोनों में डिवाइड करो पैरेलल में, पैरेलल में कैपेसिटी के रेशियो में चार्ज डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी डिवाइड करो, तो इन पे बाद के चार्ज आ गए।
अब बाद में जो चार्ज है वो देखो यहाँ कितना है, बाद का जो चार्ज है वहां देखो कितना है, और पहले का कितना था वो देखो। फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल करो, जो भी आएगा, अगर बाद का ज्यादा है तो यहाँ चार्ज आया होगा, बाद का कम है तो यहाँ से चार्ज गया होगा। ऐसा हर जगह देखो, हर कैपेसिटर से चार्ज कितना आया गया देखो, तो तुमको यहाँ का चार्ज आराम से दिख जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा लिखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। चलो, तो करना क्या है ये देखो, मैंने आपको वापस बता दिया। अब मेहनत आप करो, कैलकुलेशंस करो, और अगर आंसर मैच नहीं करता मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलती करिए, कुछ मिस्टेक है आपकी कैलकुलेशन में, बाकी तो करना यही है। इज दिस अंडरस्टूड? यस, फिर से ट्राई करो, और नहीं आंसर आ रहा है मतलब डेफिनेटली कैलकुलेशन गलती है, क्योंकि मेथड तो यही है ना। सर हर जगह क्यों सिर्फ 2C वाले पे देखते नहीं बता सकते? नहीं यशवर्धन, कोई बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक से करना चाहिए, कोई इसमें शॉर्टकट मत लगाया करो कभी भी, किसी एक से देख के नहीं करना है कभी भी। हमेशा हर कैपेसिटर का चार्ज देखो, तो यहाँ से कितना फ्लो हुआ, यहाँ से कितना फ्लो हुआ, उसका सम यहाँ से फ्लो हुआ होगा, ऐसा टोटल बेसिक से करना चाहिए हमेशा, ठीक है। यस, हाँ चलो, तो शॉर्ट में देखो डिस्कशन कर लेते हैं, मैं आइडिया दे देता हूँ क्वेश्चन कैसे करने थे। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो टफ रहेगा तो उसका आइडिया मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। तो ये फर्स्ट वाला जो कॉम्प्रिहेंशन है ये आप वापस से करो होगा। अब सेकंड कॉम्प्रिहेंशन में क्या बोला है, 3 कैपेसिटर से उनको सीरीज में लगा दिया और स्विच क्लोज कर दिया, और पहले के चार्ज दिए हुए उनके देखो क्वेश्चन में, ठीक है। फिर बाद के चार्ज पूछे, तो ये भी केवीएल केसीज से करना है आपको। बैटरी से कुछ चार्ज मान लो एक्स चला गया, तो सब पे अब नया चार्ज लिख दो कितना है, एक बार केवीएल लगाओ फिर एक्स आ जाएगा, है ना। कॉम्प्रिहेंशन 2 में ये हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन 3 में क्या बोला है, फिगर शोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया एंड प्लेट सेपरेशन डी, बाद में स्लैब डाल दी उन्होंने, तो कर सकते हो यार ये भी तुम। अब मुझे डाउट बता दो आपके, तो वो डिस्कस कर लेता हूं मैं। कॉम्प्रिहेंशन में कोई डाउट बच रहे क्या? थर्ड कॉम्प्रिहेंशन में क्या डाउट बच रहा है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई, जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका के टाइम कम होती है, बाहर कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। चलो फिर उसके बाद मेरे पास 12, 17, 22, 23, 12 क्वेश्चन नंबर 12। A parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating 1 kilovolt using a material of dielectric constant and dielectric strength। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन सकती है अंदर। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी इज 1 किलोवोल्ट, तो तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मिल गई। अब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मिल गई और तुम्हें कैपेसिटेंस कितनी चाहिए ये पता है, तो फिर आप कर सकते हो आगे। तो एरिया भी मिल जाएगा, उसमें तो एरिया भी दिया है देखो उन्होंने, तो फिर के मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सही है, हाँ मोस्ट प्रॉब्ली आंसर तो सही है। सर P stands for P for pico 10 power minus 12, P 21 minus 12। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ये पूछोगे, तो इसको सॉल्व करके सीधा A इक्वल टू डी आ जाएगा, हाँ आने दो कोई बात नहीं। चलो 12 के बाद मुझे क्या बोला था, एक मिनट, 17 diagram shows 4 capacitors with capacitance and breakdown voltages as mentioned। What should be the maximum value of the external EMF source such that no capacitor breakdown? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है देखो, दो कैपेसिटर जब सीरीज में है तो सीरीज में दोनों पे चार्ज सेम होता है, और आपको पता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगा सकते हैं आप। जैसे ऊपर वाली ब्रांच को देखोगे अगर आप, तो 3C की कैपेसिटी है और 1 किलोवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसका चार्ज निकाल सकते हो क्या है। ऐसे दूसरे वाले का चार्ज निकालो, जो कम चार्ज होगा वही आ सकता है वहां पे, क्योंकि भाई ज्यादा चार्ज से तो दूसरा वाला खराब हो जाएगा, तो दोनों में से जो कम होगा वो निकाल लो, है ना। तो पहले कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू CV से, तो 3C into 1 मतलब 3CV का चार्ज आ सकता है,
दूसरे वाले में 4 CV का चार्ज हो सकता है, तो मैं कम वाला जो है 3 CV उतने चार्ज दे सकते हो, तो ऊपर 3 CV का चार्ज दे सकते हो। 3 CV के चार्ज से पहले का पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलोवोल्ट और दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो निकालो, 3 CV अपॉन उसकी कैपेसिटी 2, तो 3/2, तो ऊपर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 1 + 3/2, मतलब 1 + 3/2 तो 5/2, ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस 5/2 आ गया। ऐसे नीचे भी पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम क्या हो सकता है वो निकालो, और जो दोनों में से कम है वो लगा सकते हो ऊपर और नीचे। बात समझ में आई? यस, है ना, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। इसके बाद आपने क्या बताया था 22 एंड 23, 22 एंड 33। 22 figure shows the circuit consisting of 4 capacitors, find the effective capacitance between x and y। पहले 1 पैरेलल में जो वर्टिकल 1 माइक्रोफेराड है और ऊपर हॉरिजॉन्टल इधर वाला वो देखो पैरेलल में, वो उनका पैरेलल कर दो, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। ऊपर 1 तो आसान क्वेश्चन है, डायग्राम थोड़ा बस ढंग से बनाओ। यहाँ पॉइंट x, यहाँ पर ऐसा 1 दिखाया है, यहाँ पर 1 दिखाया है, ये ऐसा 1 दिखाया है, पूरे 2 दिखाया है। तो ये जो कैपेसिटर है ना, इसका ये वाला एंड इसको यहाँ से घुमाते घुमाते यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल 1 और 1 का 2, फिर ये 1 और नीचे 2, अब ये हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद मेरे पास डाउट था 33 बोला था उसके बाद, है ना 33 द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर व्हेन एन अर्थ कनेक्टेड अनचार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर इट। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी के बारे में पूछ रहे हैं जब अर्थ से कनेक्टेड कोई दूसरा अनचार्ज कंडक्टर इसके पास में लेके आ जाए। तो डेफिनेटली जो दूसरा कंडक्टर है वो अर्थ से कनेक्टेड है, तो वो चाहेगा अपना पोटेंशियल 0 रखना। तो हमारे पास कोई कंडक्टर है, मान लो इस पे चार्ज दिया था Q, ठीक है, इसके आसपास दूसरा कंडक्टर लेके आ गया जिसका ग्राउंड कर रखा है, तो ग्राउंडिंग करने से इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। इसके पोटेंशियल 0 को रखने के लिए यहाँ पर माइनस चार्ज दे देगी, पोटेंशियल 0 रखने के लिए यहाँ पर माइनस चार्ज दे देगी, और ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज अब इसका पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटी विच इज पोटेंशियल चार्ज बाय पोटेंशियल ये कम हो रहा है, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? एक कंडक्टर जिस पे चार्ज है, दूसरा कंडक्टर लेके आ गया जिसको ग्राउंड कर रखा है ना, ग्राउंडिंग की वजह से इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। पोटेंशियल 0 होने के लिए ये यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बना रहा है, तो अर्थ इसको नेगेटिव चार्ज दे देगी। इसके नेगेटिव चार्ज से यहाँ का पोटेंशियल भी कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटी बढ़ गई, सिंपल। चलो आपके जो जो डाउट लिखे थे आपने सब मैंने बता दिए है, और किसी को कोई डाउट इसमें पूछना चाह रहा है कुछ? एक्सरसाइज 2 में एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप लोग वापस से पूछ लेना, एक आइडिया दे देता हूँ। और कोई डाउट? 25 क्वेश्चन नंबर 25 5 आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स फिक्स इक्विडिस्टेंस रखा है, प्लेट 3 and 5 कनेक्टेड बाय कंडक्टर व्हाइल 1 3 जॉइंड बाय अनदर कंडक्टर, द जंक्शन ऑफ 1 and 3 एंड द प्लेट कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ EMF। तो आसान क्वेश्चन है ना ये, तो अपन कैसे इसका स्टैंडर्ड तरीका होता है ना, डायग्राम वापस से बनाओ और सॉल्व करो इसे 25। इसमें ना डायग्राम बनाने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, वो जो थोड़ा ध्यान से बनाएगा ना उसके लिए जल्दी हो जाएगा, और जो ध्यान से नहीं बनाएगा वो फंस जाएगा। कितनी प्लेट से? 5, ठीक है। उसके बाद 2 and 5 कनेक्टेड है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाया है और यहाँ मिलाकर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है। चलो अब तक क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, बताओ गोपाल, क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए? नंबरिंग करते हैं, सरफेसेस की नंबरिंग करते हैं। तो पहले तो सरफेसेस की नंबरिंग करो, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ जो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, यहाँ पे 1 उसके सामने 2 कर देते, यहाँ 3 उसके सामने 4 कर देते, यहाँ 5 उसके सामने यहाँ 6 कर देते।
ठीक है, फिर 7 और 8 बच रहा है, वो भी नाम दे दो। अब डायग्राम वापस से बनाओ। प्लस वाली प्लेट से क्या क्या कनेक्टेड है? 1 3 5। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 3 सरफेसेस कनेक्टेड है, 1 3 एंड 5। किसके सामने क्या है वो बनाओ। 1 के सामने 2 जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे गया है, 3 के सामने 4, 5 के सामने 6। देखो 4 और 6 आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है, और 4 और 6 जाके 8 से भी जुड़ी हुई है। 8 के सामने 7 है, 7 का दूसरा टर्मिनल बैटरी से जुड़ा हुआ है विच इज ऑल्सो कनेक्टेड टू प्लेट 2। ये आ गया 6 सिस्टम। अब इसकी कैपेसिटी निकाल लो, ठीक है। नाउ दिस टू आर इन पैरेलल, इनके पैरेलल के साथ ये सीरीज और इन सब के साथ ये पैरेलल, ठीक है। ओके सर। हाँ, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर डायग्राम है ना ध्यान से नहीं बनाओ ना तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो फिर से ट्राई करो, नए तरीके से ट्राई करो। प्रैक्टिस, इसमें एक ही चीज है, प्रैक्टिस करो, खूब ट्राई करो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो, तो एक्सरसाइज 2 में और कुछ बच रहा है? ऑल क्लियर, ठीक है। तो आज अपनी एक्सरसाइज 1 2 डिस्कस हो गई, और वेंडन का टारगेट मैंने बता ही दिया है। कल से अपन एमईसी चालू करेंगे, है ना। मैं चाह रहा था पहले कैपेसिटर को अपन अच्छे से कंप्लीट कर ले, फिर एमईसी स्टार्ट करें, तो इसलिए आज अपन ने, हाँ, तो एमईसी के लिए आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान के आना है। आप लोग थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता करके आओगे, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, किस वजह से होती है, क्या होता है। एमईसी चैप्टर में हम है ना सीधे सीधे करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एससीवी से शुरुआत पढ़ सकते हो एमईसी की, और आप लोगों को 10th तक थोड़ा सा मैग्नेट्स के बारे में पता होता है, कुछ तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया होता है 10th क्लास तक। तो जो भी आपको पता है 10th तक, उतना नॉलेज सफिशिएंट है, ठीक है। तो वो नॉलेज बस आप एक बार रिकैप कर लेना, देख लेना, जो भी आपने 10th में पढ़ा है उसको मन में सोच लेना आपको क्या क्या आता है, बस इतना सफिशिएंट है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको।